इन्नल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह फ़अम्मा बाद। मैं आपका भाई एडवोकेट मोहम्मद हसन विर्क आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर फ़ाइनेंस एक्ट 2025 के ज़रिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो तब्दीलियाँ आई हैं उनका हम एक मुख्तसर सा इजमाली जायज़ा लेंगे। सबसे पहले सेक्शन 2 जो डेफिनेशन को डील करता है, उसके अंदर जो उसकी क्लास 7 है बैंकिंग कंपनी, उसकी तारीफ़ में तरमीम की गई है। और बैंकिंग कंपनी की तारीफ़ से जो वर्ड थे इंक्लूडिंग एनी बॉडी कॉरपोरेट विच ट्रांजेक्ट द बिज़नेस ऑफ बैंकिंग इन पाकिस्तान, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। बाकी जो तारीफ़ है उस तरह ही बाकी है कि जो बैंकिंग ऑर्डिनेंस के तहत ऑलरेडी कंपनीज़ हैं वो अब बैंकिंग कंपनी कहलाएंगी और ये उस तारीफ़ से निकल गई हैं। उसके बाद एक नई डेफिनेशन ऐड की गई है 17C क्लास के तहत, वो है डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज। तो वो कहा गया कि मींस एनी सर्विस डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स, उसमें म्यूज़िक हो, ऑडियो हो, वीडियो स्ट्रीमिंग हो, क्लाउड सर्विस हो, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हो, उसमें इंटर पर्सनल इंटरेक्शंस हो, टेलीमेडिसन्स हो, ई लर्निंग हो, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज हो, आर्किटेक्ट की सर्विसेज हो, डिज़ाइन की सर्विसेज हो, रिसर्च हो, जो भी जितनी ऑनलाइन सर्विसेज होंगी उनको डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज, जहाँ आपको फिज़िकल विज़िट की ज़रूरी नहीं है, आप किसी डिजिटल सर्विस को यूज़ करते हुए बगैर विज़िट किए, बगैर फिज़िकल अपीयरेंस दिए जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी तारीफ़ को 70C में ऐड किया गया है। एक नई क्लास 19AA भी डेफिनेशन में ऐड की गई है और ई कॉमर्स की डेफिनेशन को इसमें ऐड किया गया है। और ई कॉमर्स कहा गया है कि जहाँ सेल और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो, चूँकि ये ध्यान में रखिएगा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है ये गुड्स और सर्विसेज दोनों को जो है वो आप लेके चलता है। सेल टैक्स एक्ट में सिर्फ गुड्स होती हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे ई कॉमर्स या उन्होंने बाकी ऑनलाइन पेमेंट के हवाले से ये बातें की हैं तो वहाँ पे सर्विसेज इंक्लूड है उस हवाले से। तो उन्होंने कहा कि जी उसमें जो कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए जो हैं, किसी वेबसाइट के ज़रिए, मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए या ऑनलाइन मार्केट प्लेस के ज़रिए जो कारोबार किए जा रहे हैं वो सारे ई कॉमर्स के अंदर वो शुमार होंगे। क्लास 36 NPO की जो डेफिनेशन है उसके अंदर वर्ड सपोर्ट जहाँ पे था, उसके बाद उन्होंने जो रिक्रिएशनल क्लब्स हैं जिनकी जो सालाना मेंबरशिप है वो 1 मिलियन रुपए से किसी भी क्लास के लिए ज़्यादा है, तो उनको उन्होंने NPO की तारीफ से या NPO का स्टेटस हासिल करने के लिए एलिजिबिलिटी से आउट कर दिया है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस के हवाले से ऑलरेडी इसमें क्लास मौजूद है 38B, तो उसके अंदर उन्होंने उस तारीफ़ को ज़रा बेहतर बनाया है और उसमें कहा है कैन इंक्लूड ऑनलाइन इंटरफेसिस that facilitate for a fee the direct interaction between multiple buyers and multiple sellers via digital orders for supply of goods and services, with or without the platform taking economic ownership of the goods or providing or rendering the services that are being sold। तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस की तारीफ जिस तरह सेल टैक्स एक्ट में आई है उस तरह इसको भी बेहतर किया है और वो मार्केट प्लेसेस खुद उस अनशा की वो ओनरशिप रखती हो या ना रखती हो, लेकिन जब वो सेलर और बायर्स को आपस में इंटरेक्शन फराहम करेंगी तो वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस कहलाएंगे और अकॉर्डिंग टू लॉ उन पे लॉ अप्लाई होगा। सेक्शन 4AB जो पिछले साल ऐड हुआ था, जो एक सरचार्ज लगा था 1 करोड़ से ज़ायद इनकम के हामिल अफराद के टैक्स के ऊपर 10%, अब सैलरी लोगों के लिए जो सरचार्ज है उसको 10 से रिड्यूस करके 9% कर दिया गया है। नया सेक्शन 6A ऐड किया गया है, टैक्स ऑन पेमेंट्स फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। ये जो भी हमने ई कॉमर्स की, ऑनलाइन मार्केट प्लेस की, डिजिटल सर्विसेज की बात की है उसके हवाले से 6A सेक्शन नया ऐड किया गया है और इनकी जो है हर वो आदमी जो जो है पेमेंट वसूल कर रहा है, रिसीव्स पेमेंट फॉर सप्लाई ऑफ डिजिटली ऑर्डर गुड्स और सर्विसेज, तो उसके ऊपर जो है ये वाला सेक्शन अप्लाई होगा उसकी आमदन के ऊपर। लेकिन इसमें उन्होंने कहा है कि जो सेक्शन 154 और 154A, 154 सेक्शन एक्सपोर्ट को डील करता है और 154A सेक्शन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को डील करता है। जिनके टैक्सेस वहाँ पे विद हेल्ड होंगे वो यहाँ पे डील नहीं होंगे,
यानी कि वो अपने रेलिवेंट सेक्शन में ही वो सर्विसेज या गुड्स की एक्सपोर्ट डील होगी, लेकिन उसके अलावा जो है जो स्मॉल लेवल की या जिन पे वो सेक्शन इतलाक नहीं होता वो 6A के तहत वो डील होंगे। इसी के मुताबिक सेक्शन 8 जो है इसमें तरमीम करके तो 6A का जो टैक्स विदहेल्ड होगा जो पेमेंट इंटरमीडिएट कोरियर करेंगे, वो आगे जाके 153 सेक्शन उसकी डिटेल देखेंगे, तो वो जो टैक्स इनका विदहेल्ड होगा उसको अब फाइनल करार दिया गया है कि इन सर्विसेज इन सेल्स की हद तक जो टैक्स है वो इनकी ट्रांजैक्शन की हद तक वो फाइनल है। सेक्शन 12 जो सैलरी को डील करता है उसके अंदर पेंशन के हवाले से खुसूसन तरामीम आई हैं। उन्होंने कहा कि अब जो पेंशन 1 करोड़ पे सालाना से ज़ायद होगी उस पर 5% टैक्स होगा, और जो पेंशन 1 करोड़ सालाना से कम होगी उसका वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी लेकिन 0% टैक्स होगा। 70 साल से ज़ायद अगर लोग 1 करोड़ से ज़्यादा पेंशन ले भी रहे हैं तो वो पेंशन जो है वो अभी भी वो उस पर टैक्स नहीं होगा, वो 0 पे चली जाएगी। लेकिन 1 करोड़ पेंशन लेने वाले 70 साल से कम उम्र के अफराद पे अब वो टैक्स होगा। अगर आप अपने जो साबका आपका एम्प्लॉयर था उसी के पास आफ्टर रिटायरमेंट भी अपनी आप सर्विसेज अपनी एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू रखते हैं और पेंशन भी लेते हैं और सैलरी भी लेते हैं, तो फिर ये वाली पेंशन एग्जेम्प्ट नहीं होगी और दोनों सैलरी के अंदर सैलरी के हेड में टैक्सेबल हो जाएंगी। फैमिली पेंशन जो है जो लोग दौरान सर्विस फौत हो गए उनकी फैमिलीज़ को शोहदा की या दीगर गवर्नमेंट अदारों के अफराद की जो फैमिली पेंशन मिलती है वो सेकंड शेड्यूल में अभी भी एग्जेम्प्ट है, और जब हम सेकंड शेड्यूल में पहुंचेंगे तो उस पर दोबारा भी बात हम कर लेंगे। उसके बाद सेक्शन जो 18 है इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो जिस हमने पीछे सेक्शन 236 की अमेंडमेंट देखी कि जो स्पोर्ट्स के वो रिक्रिएशनल क्लब थे उनको एनपीओ की तारीफ से निकाला है, तो अब उनकी आमदन को भी सेक्शन 18 में टैक्सेबल शुमार किया गया। सेक्शन 21 इसके अंदर दो बड़ी मेजर चेंजिंग आई हैं और सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा तूफ़ान बरपा है। पहले बल्कि मैं उस बात के ऊपर बात कर लेता हूं जो 2 लाख से ज़ायद कैश डिपॉजिट के हवाले सोशल मीडिया पे इंतहाई तूफ़ान बरपा है। उसके हवाले से गुजारिश ये है कि अगर वो लोग जो सेल टैक्स रजिस्टर्ड हैं उनके ऊपर पहले भी सेक्शन 73 सेल टैक्स एक्ट का इतलाक होता है। सेक्शन 73 के सब सेक्शन 1 में लिखा है कि आप कोई भी परचेज़ करेंगे 50,000 से बड़ी तो आपने बजरिया बैंक पेमेंट करनी है। 73 के 3 में लिखा है कि आपने कोई भी सेल 50,000 से बड़ी करनी है तो आपने बजरिया बैंक पेमेंट वसूल करनी है, और वहाँ पे पहले ही ये लिमिट 50,000 के साथ पर इनवाइस ये वहाँ पे एनफोर्स्ड है। अदरवाइज़ उनका जो इनपुट है 18% टैक्स वो वहाँ पे उनको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा और वो साजन के में पेबल हो जाएगा। 73(4) सेक्शन सेल टैक्स एक्ट वहाँ पे ये ज़रूर लिखा है कि एक सेल टैक्स रजिस्टर्ड आदमी 10 करोड़ तक अनरजिस्टर्ड सेल एक बंदे को दे सकता है, लेकिन वहाँ पे भी ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो बैंक के ज़रिए पेमेंट नहीं लेगा। अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल करना और बात है, बैंक के जरिए पेमेंट ना लेना और बात है। तो इसलिए ये जो इसके ऊपर एक तूफ़ान उठा मीडिया के अंदर वो उस तरह दुरुस्त नहीं था, क्योंकि एक तो बात है जो सेल टैक्स रजिस्टर्ड लोग हैं वो तो पहले ही 50,000 की लिमिट को फॉलो करेंगे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब वो लोग जो सेल टैक्स रजिस्टर्ड लायबल टू रजिस्टर्ड नहीं थे, सेक्शन 14 सेल टैक्स एक्ट में फॉल नहीं करते, उनकी हद तक आप कह लें जैसे चावल वाले कारोबार हैं, कोई एग्जेम्प्ट गुड्स वाले कारोबार हैं, उनकी हद तक है। तो यहाँ पे भी लफ्ज़ फ़ी इनवाइस इस्तेमाल हुआ है। अगर फ़ी इनवाइस आपकी इनवाइस 2 लाख रुपए से ज़ायद होगी तो उसकी रकम आपने बजरिया बैंक लेनी है, अदरवाइज़ आपका जो एक्सपेंडिचर है उसका 50% डिसअलाउ होगा। अगर कोई दिक्कत आएगी तो सिर्फ उन रिटेलर्स को आएगी या उन सेलर्स को आएगी जिनकी पर यूनिट कीमत, मसलन एक फ्रिज आप लेते हैं, एक एसी लेते हैं, उसकी कीमत ही 4 लाख है तो उसको आप स्प्लिट नहीं कर सकते। अदरवाइज़ अगर आप 1.5 लाख पौने 2 लाख की 100 इनवाइस भी जारी करते हैं और उसकी रकम बजरिया बैंक लेते हैं तो उसके ऊपर इस सेक्शन की हद तक कोई पाबंदी नहीं है। बाकी सेक्शन 73 सेल टैक्स एक्ट अगर आप पे लागू होता है वो ज़रूर फॉलो करें, और बैंक में डिपॉजिट करवाने पर कोई पाबंदी नहीं, बैंक आपका किसी किस्म का टैक्स विदहेल्ड नहीं करेगा, सब प्रोपेगेंडा है। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, अपना आप टैक्स रिकॉर्ड देंगे, वहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम टैक्स के पर्पज़ के लिए कोई इनवाइस होगी, उसकी रकम आपने बजरिया बैंक ना ली होगी, तो वहाँ पे यहाँ पे एक और चीज़ भी ध्यान में रखें कि यहाँ पे बैंकिंग चैनल के साथ उन्होंने डिजिटल मोड जो है उसको डिजिटल मीन्स उसको भी ऐड किया हुआ है।
डिजिटल मीन्स एक अलहदा से कंसेप्ट है जो बैंकिंग चैनल से हट के है। डिजिटल मीन्स को उन्होंने सेक्शन 2 के अंदर, उसकी क्लास है 17B, उसके अंदर डिफाइन किया हुआ है। मैं इसकी तारीफ इसलिए पढ़ देता हूँ कि इस सेक्शन के ऊपर सबसे ज़्यादा शोर है, तो इसको बड़े गौर से हमें पढ़ने समझने की ज़रूरत है। बैंकिंग चैनल आप सारे समझते हैं कि बैंक के अंदर बजरिया चेक हो, पे ऑर्डर हो, टीटी हो, आरटीजीएस हो, ऑनलाइन पेमेंट हो या दीगर कोई भी वैलिड पेमेंट मोड जो बैंक टू बैंक हो, वो तो बैंकिंग चैनल क्लियर हो गया। डिजिटल मीन्स की जो तारीफ है, उन्होंने कहा कि डिजिटल मीन्स डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू। जब हम इंक्लूडेड का वर्ड यूज़ करते हैं तो ये एनलार्जमेंट की होती है कि इसके तमाम जनरल मीनिंग जो इसमें नहीं भी लिखे हुए वो भी शुमार होंगे, लेकिन मज़ीद इन मानों को खसूस से इसके अंदर जमा या दाखिल कर दिया गया। ऑनलाइन पोर्टल्स और प्लेटफॉर्म्स फॉर डिजिटल पेमेंट्स रिसीप्ट्स, कोई भी ऑनलाइन पेमेंट जिसका एक थर्ड पार्टी रिकॉर्ड होगा वो डिजिटल मीन्स में आ जाएगा। ऑनलाइन इंटरबैंक फंड ट्रांसफ़र सर्विसेज वो भी इसके अंदर आ जाएंगी। ऑनलाइन बिल और इनवाइस एंड पेमेंट सर्विसेज, कोई भी ऑनलाइन किसी भी तरीके से आप बिल पेमेंट चीज़ें कर रहे हैं। ओवर द काउंटर डिजिटल पेमेंट सर्विसेज आर फैसिलिटीज़, ये क्लास बहुत गौर से पढ़ने वाली है। क्लास डी जो है डिजिटल मीन्स की, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ और फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओवर द काउंटर डिजिटल पेमेंट सर्विसेज आर फैसिलिटीज़, मैंने एक चीज़ ख़रीदी, मेरे पास उस टाइम पे जैज़ कैश, मेरे पास इजी पैसा, उसके अंदर पैसे नहीं थे। मैं मार्केट में किसी एक जगह पे गया और वहाँ पे जैज़ कैश दुकान से जाकर मैंने कहा जी ये 3 लाख रुपया फ़लाँ आप ट्रांसफ़र कर दें, और मैंने ओवर द काउंटर पेमेंट की, वर्ड फिर वह है ओवर द काउंटर डिजिटल पेमेंट। मैंने उसको 3 लाख दिए जैज़ कैश वाले को, पेमेंट चली गई जिससे मैंने माल ख़रीदा है। अब उस रसीद, उस रिकॉर्ड में मेरा रिकॉर्ड भी मौजूद है कि मैंने पैसे दिए हैं, और वो जिसको दिए उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है, तो इसको भी डिजिटल मीन में शामिल किया गया है। मेरी हम्बल ओपिनियन में अगर आप कैश डिपॉजिट स्लिप कराएंगे ओवर द काउंटर और उसमें लिखा होगा कि जी मेरा नाम ABC, मैं ख़रीदने वाला हूँ, ये पेमेंट कर रहा हूँ, और जिससे मैंने ख़रीदा है उसके ऊपर पूरे पार्टिकुलर होंगे, तो ये भी डिजिटल मीन में वो रसीद कवर होगी। फ़र्क सिर्फ तब आएगा अगर आपने इनवाइस ABC के नाम की है और पेमेंट XYZ से आई है, तो फिर वो आपस में मैच नहीं करेंगी। तो कैश डिपॉजिट जो ओवर द काउंटर और बाई नेम और इनवाइस उसी बंदे के नाम की, तो मेरी हम्बल सबमिशन में वो भी डिजिटल मीन्स के अंदर वो शुमार होगी। और उसके नेक्स्ट है जी कार्ड पेमेंट्स यूजिंग पॉइंट ऑफ सेल, टर्मिनल्स, QR कोड्स, मोबाइल सर्विसेज, ATMs, कियोस्क्स और एनी अदर डिजिटल पेमेंट एनेबल्ड डिवाइसेस और एनी अदर डिजिटल और ऑनलाइन पेमेंट्स मोड्स, यानी कि हर वो थर्ड पार्टी एलिमेंट जो ये कंफर्मेशन दे दे कि जनाब ख़रीदने वाला, बेचने वाला कौन है, पेमेंट करने वाला, लेने वाला कौन है, और डिजिटल मीन्स की तारीफ़ के अंदर कवर है। और ये बैंकिंग चैनल से बहुत वसी बात है। इसकी तारीफ़ को मैंने इसलिए खुसूसन बयान किया कि आगे भी हम चलेंगे तो इस वर्ड को अब कई और जगह पे भी वो यूज़ किया गया है। तो डिजिटल मीन्स को अब ऑफिशियली एक ऑफिशियल पेमेंट वो तस्वर कर लिया गया है। लोन, गिफ्ट, आपका सेक्शन 75 का रेफरेंस है, और ख़ुसूसन ये 21 सेक्शन की जो तरामीम है इसके रेफरेंस से भी। तो अब आपने जो करना है, वो लोग जो सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं हैं, सिर्फ अपनी कोई भी इनवाइस 2 लाख से ज़ायद ना करें। अगर करें तो चाहे बैंकिंग चैनल से पेमेंट ले लें, चाहे डिजिटल मीन से पेमेंट ले लें, तो ये सेक्शन आपको कुछ नहीं कहेगा, और बाकी जितनी अफवाहें हैं वो मार्केट में बेबुनियाद हैं। इसके अंदर जो एक मेन चीज़ है जो इससे ज़्यादा ख़तरनाक है सेक्शन 21 की तरमीम में, लेकिन उसके ऊपर सोशल मीडिया पे कोई बात अभी तक नहीं हुई, वो ये है कि अगर आपने जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की, तो जो हम सेल परचेज़ की रिटर्न फाइल करते हैं, और ख़ुसूसन वो जो लोग सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है या वो लोग जो सेल टैक्स रजिस्टर्ड हैं लेकिन अनरजिस्टर्ड से परचेजेस शो करते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर आप वो NTN होल्डर से वो परचेजेस नहीं लेंगे तो आपकी जो परचेजेज हैं उनका 10% डिसअलाउ करके आपकी इनकम में शुमार कर दिया जाएगा। तो ज़िम्मेदार से ख़रीदेंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ख़रीदेंगे, फिर इस शिक का इतलाक़ नहीं होगा, लेकिन ज़िम्मेदार से हट के आप बग़ैर NTN होल्डर के
आप वो नहीं करेंगे। ये बात दुरुस्त है कि अब एक इंडिविजुअल का आईडी कार्ड नंबर उसका एनटीएन है, लेकिन ये एनटीएन उस टाइम ही तस्वर होगा जब वो 181 सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत वो अपने आप को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्टर्ड करवाएगा, तब उसका आईडी कार्ड एनटीएन तस्वर होगा। अगर वो रजिस्टर नहीं करवाता तो खाली आईडी कार्ड एनटीएन तस्वर नहीं होगा। ये ज़्यादा ख़तरनाक है। अब जो भी आप अपनी परचेजेस करें, आपके जिससे ख़रीदा है उसका एनटीएन होना ज़रूरी है। और वही बात है कि अगर आप सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर 2 लाख से नीचे की पेमेंट आप उसको कैश कर लें, उसको भी इफेक्ट नहीं आएगा, आपका भी वैलिड है। लेकिन इसको बेहतर यही है कि अब आप बैंकिंग चैनल को मैक्सिमम यूज़ करें, ताकि इसी के अंदर ऑलरेडी एक सेक्शन है 21L, इन तरामी में तो शामिल नहीं है, लेकिन चूँकि ये कंसेप्ट की बात है तो 21L सेक्शन ये कहता है कि अगर आपने एक हेड ऑफ अकाउंट में 2.5 लाख से ज़्यादा पेमेंट की और बजरिया बैंक ना की और वो 25,000 से फ़ी पेमेंट बढ़ी हुई तो वो भी डिसअलाउ होगी। तो उसको भी जहन में रखते हुए इन सबको मिला के पढ़ते हुए बेहतर यही है कि 25,000 से बड़ी आपकी कोई भी रकम है ख़रीद फरोख्त की, उसको बैंकिंग चैनल से लें और दें। बाकी जिसने बैंकिंग चैनल से ली और दी, ना को बैंक उस पर टैक्स काटेगा, ना वो उस बाद में कोई हकीकत है कि जो 19% टैक्स लग गया फलां, वो सब बेबुनियाद बातें। तो इन सारी चीज़ों को आप अपनी ट्रांजैक्शंस के अंदर ज़रूर जहन में रखें और अकॉर्डिंगली आप जो है इसको अप्लाई करें अपने केसेस के हवाले से। सेक्शन 22 डेप्रिसिएशन है जी, उसमें अगर उन्होंने कहा है कि अगर आपने 153 का सेक्शन विदहेल्ड ना किया एसेट के ऊपर तो आपको उसकी डेप्रिसिएशन लीगली नहीं मिलेगी। सेक्शन 24 है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल वो होते हैं वो एक्सपेंसेस जो मसलन एडवर्टाइजमेंट है, आप करते आज हैं लेकिन आपको अगले कई सालों तक उस एडवर्टाइजमेंट का फ़ायदा मिलता है। तो इसको हम जो वो करते होते हैं कि इसको मुख्तलिफ मुद्दत के ऊपर फैला दिया जाता है इस एक्सपेंस को। पहले इसकी लिमिट थी कि अगर कोई इंटेंजिबल जिसकी मुद्दत मुतय्यन करना मुमकिन ना हो तो उसको 25 साल के ऊपर जो फैला के तो उसको आपको एज आ एक्सपेंस अलाउ किया जाएगा। अब उसकी मुद्दत कम करके 15 साल कर दी गई है। सेक्शन 39 है जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो वही जो डिजिटल मीन की मैंने बात की कि अब उसके ज़रिए दिया गया गिफ्ट और लोन वो भी काबिल कबूल होगा। सेक्शन 56 है सेट ऑफ लॉसेस। इसके ऊपर अब उन्होंने कहा है कि जब कारोबारी नुकसान इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते, पिछले कई सालों से अब ये प्रैक्टिस चल पड़ी थी, जब से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को सेपरेट ब्लॉक से नॉर्मल कर दिया गया है तो लोग अपने टैक्स को मैनेज करने के लिए बिजनेस लॉस दिखाते थे, प्रॉपर्टी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेते थे और टैक्स कंसीलमेंट करते थे। तो वो अब उन्होंने इसको अमेंड करके ख़त्म कर दिया कि अब ये वहाँ पे सेट ऑफ नहीं होगा बिजनेस लॉस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। सेक्शन 59B है जी ग्रुप रिलीफ की बात है। मुख्तलिफ कंपनीज जो ग्रुप कंपनीज हैं वो एक दूसरे के साथ अपने कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को सेटअप कर सकती हैं। तो अब उन्होंने कहा कि अब वो सिर्फ वो कंपनीज करेंगी कर सकेंगी जो 29% पे एक्सटेंडेड रेट पे रेट दे रही हैं, जिनका कोई स्पेसिफिक रेट है, मसलन को फाइनल वाली है को अदरवाइज है, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर सकेंगी। सेक्शन 63A है टैक्स क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन लो कास्ट हाउसिंग लोन। इसको ये तफसील आप हस्ब ज़रूरत देख सकते हैं। सेक्शन 65F है, इसके अंदर था कि वो जो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स को कोयला सप्लाई करती हैं कंपनी सिंध के अंदर, उनको उस इनकम की हद तक जितना को कोयला वो इन पावर जनरेशन को देंगी, पावर जनरेशन प्लांट सिंध के अंदर जो मौजूद उनको देंगी, उसकी हद तक उनको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सेक्शन 75A यहाँ पे फिर वो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी और एसेट, यहाँ पर भी अब डिजिटल मीन को आपने बहुत गौर से पढ़ लेना है, बैंकिंग चैनल से हट के इसको समझना है। तो अब यहाँ पे भी डिजिटल मीन आप कहते हैं यार मैंने गाड़ी खरीदी, बंदा कहता है जी मैं जायज़ कैश से पेमेंट देता हूँ, तो पहले हम कहते थे ये आप नहीं दे सकते, नहीं ले सकते चूँकि ये बैंकिंग चैनल में कवर नहीं है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है वो थर्ड पार्टी आपके लिए ये अब जो है लेजिटिमेट हो गई हैं और अब आप इनसे पेमेंट ले और दे सकते हैं। सेक्शन है जी 100C, इसके अंदर टेबल 2 का एक वर्ड था, ये ख़त्म किया गया क्योंकि ये सेकंड शेड्यूल के अंदर जाके हम देखेंगे कि वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वहाँ पे ये टेबल 2 था जिसको उन्होंने रीशफल करके इनके एडजस्टमेंट चेंज किए। उसको हम जब सेकंड शेड्यूल देखते हैं तो वो ज़रा तफसील हम वहाँ पर देखेंगे। सेक्शन 113 कि जो आपने अपनी नॉर्मल इनकम से ज़ायद मिनिमम इनकम टैक्स अदा किया था, पहले अब वो 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, अब उसको 2 साल तक महदूद कर दिया गया। यहाँ सब सेक्शन ऐड हुआ जी सेक्शन 114C, इसका भी एक बहुत शोर है मार्केट के अंदर जी, आप प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकते
आप गाड़ी नहीं खरीद सकते, आप बैंक ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, फला नहीं कर सकते। पहली तो बात ये ध्यान में रखें कि 114C का जो सेक्शन है वो बिल्कुल लास्ट वाला जो इसका जी 5, वो कहता है कि जब बोर्ड नोटिफाई करेगा तब ये सेक्शन अप्लाई होना है, कि आज के दिन टुडे ये अप्लाई नहीं हो रहा। पहली तो बात ये क्लियर कर ले। हाँ, बोर्ड आज सुबह नोटिफिकेशन कर दे, बोर्ड 6 महीने बाद कर दे, ये उसकी चॉइस है, तब से ये अप्लाई होगा। उस दिन तक अभी ना प्रॉपर्टी खरीदने पे, ना गाड़ी खरीदने पे, और ना कैश विड्रॉल पे, ना इन्वेस्टमेंट पे कोई पाबंदी आज के दिन उस तरह मौजूद नहीं है। हाँ, दीगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जो शराइत है वो लागू होंगी, रहेंगी। दूसरी बात है कि जिसके अंदर 4 चीज़ें उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, और इसको 15 शेड्यूल के साथ में आपको मिला के इसका कंसेप्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो 4 चीज़ें उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि जब भी ये बोर्ड नोटिफाई कर देगा तो 15 शेड्यूल में जो लिमिट्स दी हैं प्रेस्क्राइब, गाड़ी की सूरत में 70 लाख, प्रॉपर्टी की सूरत में 10 करोड़, और यहाँ पे भी एक सोशल मीडिया पे चला कि जी कमर्शियल प्रॉपर्टी 10 करोड़ और रहायशी प्रॉपर्टी 5 करोड़, 5 करोड़ वाला कोई वजूद नहीं, वहाँ पे एक ही लफ्ज़ है 10 करोड़ का। इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर 10 करोड़ और कैश विड्रॉल, और कैश विड्रॉल वाला जो वहाँ पे ना, वहाँ पे लिखा है ऑफ बैंकिंग कंपनी, यानी कि एक बैंक। तो मेरी हम्बल सबमिशन उसमें यह है कि अगर आपके एक बैंक के अंदर एक से ज़्यादा अकाउंट हैं तो वो क्लब करके कैश 10 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉ नहीं करवा पाएंगे। लेकिन अगर एक बैंकिंग कंपनी से हट के आपके 10 बैंकों में अकाउंट हैं तो वो हर बैंक की अलग अलग 10 करोड़ की लिमिट को आप अवेल करेंगे, कर सकते हैं। तो बैंक आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि एक तो ना तो बैंक्स के पास अपने पास कुछ डाटा है, और दूसरा सेक्शन 114A(C) के अंदर जो है, जो जिसके ऊपर जुम्मेदारी 114C के अंदर जो है, जो जुम्मेदारी आयद की गई है, वो आप बैंकिंग कंपनी, एक बैंकिंग कंपनी अपनी हद तक 10 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉल आपको इजाज़त नहीं देगी, और वो भी तब जब बोर्ड नोटिफाई करेगा। आज के दिन ये पाबंदी नहीं है, लेकिन जब बोर्ड नोटिफाई करेगा तो वो नहीं कर सकता। जब तक के कैश विड्रॉल को छोड़ दें वो 10 करोड़ ही रहना है, बाकी जो इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़, प्रॉपर्टी 10 करोड़ और गाड़ी 70 लाख, जब तक के वो एलिजिबल पर्सन की तारीफ में शामिल ना हो। अब एलिजिबल पर्सन कौन है? वो कहा कि जिसने पिछले साल की रिटर्न की हो, उसके पास मुनासिब सोर्स हो, और वो सोर्स जो रकम, जो इन्वेस्टमेंट, वो जो परचेजिंग करने जा रहा है उसके 130% से कम ना हो। फिर अगर वालिद के पास या एक घर के एक फ़र्द के पास अगर एलिजिबल सोर्स है तो उसके फैमिली मेम्बर भी उसमें शामिल होंगे, वालिदैन, बीवी, बच्चे, वो सारे उसमें शामिल होंगे। और अगर उसके पास वो 130% तक सोर्स है तो वो उसके पास, अगर आप चीज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं, आप तबादला कर रहे हैं, तो तबादले की हद तक कहा गया कि आपकी जो तबादला की चीज़ है उसकी रकम ही एलिजिबल सोर्स गिनी जाएगी। तो ये भी एक वन ऑफ द मोड होगा। कल को अगर आपने कोई चीज़ लेनी बेचनी है तो आप चाहे 2 करोड़ वाली प्रॉपर्टी को 12 करोड़ वाली प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एक दफ़ा एक्सचेंज कर लें, एक्सचेंज करने के बाद 2 करोड़ वाली बाद में दोबारा बेच लें, तो लेकिन इस सेक्शन के आप उससे निकल जाएंगे। तो कहा गया कि वो एलिजिबल पर्सन है, और वो अकॉर्डिंगली जो है वो ये जब बोर्ड नोटिफाई करेगा तब भी ये सारे काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप वो 70 लाख से बड़ी गाड़ी और 10 करोड़ से बड़ी प्रॉपर्टी और 10 करोड़ से बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे। फिर इसके लिए आप साथ एक एक्सप्लेनेशन फाइल करेंगे जब आप एलिजिबल पर्सन का अपना देंगे, लेकिन वहाँ पे ये उसकी ज़रा वुसअत रखी गई है। हमारे पास जो रिटर्न होती है वो पिछले साल 30 जून की है, उसके बाद मुमकिन है आपके पास गिफ्ट आया हो, उसके बाद मुमकिन है रेमिटेंस आई हो, उसके बाद मुमकिन है कोई आपने चीज़ बेची हो। इसको ज़रा लीनियंट रख के कहा गया कि आप जो सोर्सेज देंगे हम मान लेंगे, लेकिन आगे ये भी कह दिया गया कि जो यहाँ पे आप वजाहत देंगे, जब 111 का आपको अनएक्सप्लेन इनकम या इन्वेस्टमेंट के हद तक नोटिस आएगा तो ये वाली दी गई एक्सप्लेनेशन वहाँ पे काबिल कबूल या काफ़ी नहीं होगी। सेक्शन 111 आप पे उसी तरह लागू होना है, ऑर्डिनेंस उस तरह लागू होना है, और कल को वो वजाहत आपको अपने असल एसेट चीज़ों की वहीं पर जाके दी और देनी पड़नी है। सेक्शन 120 जो है इनकम टैक्स रिटर्न, इसके अंदर उन्होंने कहा है कि जब जो रिटर्न होगी ये सिस्टमेटिक चेक होगी, कोई गलती पाएगी तो दुरुस्त करने के लिए आपको इसका एक मौका दिया जाएगा। जवाब ना आने की सूरत में इसको ऑटो दुरुस्त कर दिया जाएगा। 6 माह में कोई नोटिस जारी नहीं होता तो फिर इसको दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा। अगर आपको याद हो, शायद 2021 या 22 में एक दफ़ा पहले भी ये तरमीम आई थी, 120 के अंदर सबसेक्शन है 2A, जो इसमें भी अब दोबारा ऐड किया गया, तो आई थी। और अगर आपको याद हो तो 176 से बहुत सारे नोटिस भी लोगों को आए थे, तो बाद में बोर्ड ने ये तरमीम वापस ले ली थी, क्योंकि बोर्ड का अपना डाटा उस तरह मजबूत, एक्यूरेट और पायेदार नहीं था, तो वो बोर्ड ने ये तरमीम वापस ले ली थी। इस दफ़ा फिर ऐड कर दी गई है। अब देखते हैं इसका क्या बनता है।
सेक्शन 122 जी, उसके अंदर ये है कि पहले जो उसके तक 122 जारी करने के बाद जो टाइम था, अब उसको बढ़ा के 1 साल के अंदर उसको टाइम दे दिया गया है कि 1 साल तक 122 जारी करने के बाद ऑफिसर उस पर ऑर्डर कर सकता है। कमिश्नर 90 दिन की एक्सटेंशन दे सकता है, टैक्स पेयर 60 दिन की एक्सटेंशन ले सकता है, और स्टे अगर हुआ हुआ है तो वो उसमें शुमार नहीं होगा। सेक्शन 124 जो अपील जो रिमांड बैक केसेस हैं उनके अपील फैक्ट के हवाले से डील करती है। तो अब उन्होंने कहा है कि अगर किसी एपीलेट अथॉरिटी या फोरम ने आपके खिलाफ कोई यानी कि महकमे का ऑर्डर कंफर्म कर दिया, यानी कि उसमें कोई तरमीम नहीं की, तो उसकी हद तक दोबारा अपील फैक्ट दिए बगैर भी रिकवरी हो सकती है। अपील फैक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस फोरम ने उसको पार्शल अलाउ किया और पार्शल मॉडिफाई नल या कुछ किया है, तो फिर पहले अपील फैक्ट होगा, फिर रिकवरी होगी, तो उसके मुताबिक होगा। सेक्शन 126A पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन, एक बहुत मुतनाज़ा अमेंडमेंट जो 1.5 साल कबल आई थी। एक राइट ऑफ अपील हमारा महकमे ने विड्रॉ कर लिया था, तो उसको उन्होंने अब ख़त्म कर दिया। अब पुराना अपील सिस्टम ही बहाल होगा। सेक्शन 127 जो है इसके अंदर तरमीम की है, जो कमिश्नर अपील को बात हमारे वो अपील के हवाले से डील करती है। SOE के अलावा, SOE स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं। स्टेट ओन एंटरप्राइजेज वो हैं जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनती हैं। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्या है? जो पार्लियामेंट यानी कि कौमी असम्बली, सेनेट और प्रेसिडेंट को मिला के पार्लियामेंट कहा जाता है। यानी कि सिर्फ जो वफाकी सतह की अथॉरिटीज़, कारपोरेशंस, बॉडी कारपोरेट्स जो हुकूमत की मलकियत हैं, वो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं। और उसमें डिपार्टमेंट में से रेलवे, PIA, पास्को और मेल 2 और है, शायद स्टील मिल है, तो उन 2 को 5 को शामिल किया गया। इसका बाकायदा एक्ट है, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज एक्ट है, उसके अंदर शामिल किया गया। वो अपील नहीं कर सकती, वो पहले ADRC में जाएंगे और ADR से फाइनल होने के बाद इधर आएंगी। बाकी जो है वो आप जो है वो कमिश्नर अपील को फाइलिंग करेंगे। आप पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन नहीं है, 1 रुपये की अपील भी उधर ही जानी है और 100 अरब की अपील भी कमिश्नर अपील के पास जानी है। हाँ, टैक्स पेयर को ये राइट दिया गया है कि अगर वो अपना खुद एक राइट ऑफ अपील वेव करना चाहे तो वो डायरेक्ट वो ट्रिब्यूनल को अपील कर सकता है। दूसरा सेक्शन 130 के अंदर तरमीम की गई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले तो वो थे जो अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे 10 साल, तो वो ट्रिब्यूनल के मेंबर बन सकते थे। अब उसमें जो एम्प्लॉई चार्टर्ड अकाउंटेंट उन्होंने किसी फर्म में 10 साल काम किया है, तो वो भी ट्रिब्यूनल के मेंबर अब बन सकते हैं। सेक्शन 131 अपील टू ट्रिब्यूनल, कमिश्नर अपील के फैसले के खिलाफ 30 दिन के अंदर आप ट्रिब्यूनल अपील कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी आप अपील में जा सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले सेक्शन 127 की तरमीम के अंदर भी वजाहत कर दी, तो डायरेक्ट जा सकते हैं। वैसे मेरा आपको प्रोफेशनल बरादराना मशवरा है कि अपना राइट ऑफ अपील वेव ना करें। बहुत सारे इशूज़ आपके कमिश्नर अपील लेवल पे सेटल हो जाते हैं, और सेकंड अपील तो आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल होगी। बाकी अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट्स आप अपनी चॉइस अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन 133 में रेफरेंस टू हाई कोर्ट, पहले 30 दिन पे इसको लिमिटेड कर दिया गया था, अब 60 दिन दोबारा इसका टाइम कर दिया गया, लेकिन सिर्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ। पहले इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ, मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ और मिक्स क्वेश्चन ऑफ मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट था। अब सिर्फ ये क्वेश्चन ऑफ लॉ की हद तक होगा। और बाकी इसमें 2 चीज़ें अभी भी अहम बाकी हैं। एक तो 50,000 रुपया फीस भी बाकी है रेफरेंस की, और अगर ट्रिब्यूनल आपके खिलाफ फैसला करता है तो 30 दिन का आपका स्टे बाकी है। आप और फिर आपने अगर हाई कोर्ट से स्टे लेना होगा तो आपको 30% जमा करा के, या जो भी हाई कोर्ट मुनासिब ऑर्डर देगी, आप स्टे ले सकते हैं। तो वैसे रेफरेंस फाइल करने के 60 दिन हैं, लेकिन आप अगर एक कह लें कि महफूज वक्त के अंदर अपील फाइल कर रेफरेंस फाइल करना चाहें तो आप 30 दिन के अंदर ज़रूर कर लें। इस दरमियान में महकमा आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, आपसे रिकवरी नहीं ले सकता। सेक्शन 134 है जी ADRC, इसके अंदर SOE के हवाले से तरमीम आई है कि अगर SOE का फैसला करने को कमेटी बनाएगी और वो दिए गए टाइम में अपना काम नहीं करती, तो पहले उसको हक था कि उसके बाद वो अपील करे। उनको फिर पाबंद कर दिया गया जी, वो कमेटी काम नहीं कर दी, वो फिर बोर्ड को एप्लीकेशन देंगे, फिर एक नई कमेटी बनेगी, फिर वो कमेटी भी अगर काम नहीं करेगी तो फिर उसके बाद जाके ये दोबारा वो अपील कर सकेंगे। सेक्शन 138 और 140 जो रिकवरी से डील करते हैं, इनमें एक तरमीम आई है। अगर आपको याद हो, ऐसे 4 महीने पहले एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए या 3 महीने पहले एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम आई थी कि अगर कोई इशू हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से डिसाइडेड है तो महकमा
जो इसमें बाकी लॉ या बाकी जो भी लिखा हुआ है कि ये पहले 7 दिन का नोटिस देना है या फलां प्रोसीजर अडॉप्ट करना है या जो करना है, लेकिन वो किए बगैर वो डायरेक्ट रिकवरी कर सकता है। तो जो फाइनेंस बिल आया था इसमें उसको एज इट इज़ ही प्रपोज किया गया था ताकि ऑर्डिनेंस एक्ट का हिस्सा बन सके, लेकिन वो उस तरह इसको पास नहीं किया गया। अब इस तरमीम को इस तरह किया गया है कि अगर 3 फोरम बिशमोल हाई कोर्ट, अब कोई भी 3 फोरम जो एक तरतीब से आप गिन लें, वो महकमा के हक में फ़ैसला दे देते हैं, वो मुकम्मल या जुज़वी। अगर जुज़वी है तो फिर जो किसी एक फोरम ने कम अज़ कम कंफर्म किया हुआ कि हाँ जी ये टैक्स लायबिलिटी बनती है और ये जो रकम है ये 200 मिलियन से ज़ायद हो, ये तरमीम हर बंदे के लिए नहीं है, उस केस में जिसमें 200 मिलियन से ज़ायद हो तो वहाँ पे कमिश्नर के पास इख्तियार है कि वो कोई भी फर्दर नोटिस दिए बगैर 138 या 140 में वो फ़ौरन रिकवरी कर ले। उसको आपको टाइम देने की, आपको एक मोहलत देने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आपसे रिकवरी कर सकता है। तो ये 130 और 140 में दोनों में ये सेम चीज़ इसी तरह कही गई है। सेक्शन 148 के अंदर तरमीम आई है जी, उसमें कहा कि जी जहाँ सेक्शन 153 के तहत वो पेटेंट इंटरमीडिएट्स, क्योंकि ये वही था ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो जो ई कॉमर्स के हवाले से, इसको आप जहन में रखें, तो जिनकी 153 के तहत विद होल्डिंग होगी उनके ऊपर 148 की विद होल्डिंग नहीं होगी। उसके बाद जिस सेक्शन 149, ये सेक्शन 12 से मिला के आप पढ़ें, सैलरी के अतबार से ये सैलरी की विद होल्डिंग को डील करता है। तो यहाँ पे अब एम्प्लॉयर को पाबंद किया गया कि वो पेंशन देते हुए 1 करोड़ से ज़ायद है तो उस पर विद होल्डिंग करेगा। सेक्शन 4AB के तहत 9% डिफॉल्ट से चार्ज भी विद होल्ड करेगा जहाँ एप्लीकेबल होगा। बाकी चूँकि अब इसको टैक्सेबल कर दिया गया, तो जैसे सैलरी के अंदर है कि अगर आपका कोई भी दीगर टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो वो 230C का हो, वो कोई भी एडजस्टेबल टैक्स हो, तो जिससे सैलरी के केस में आप एम्प्लॉयर को एविडेंस देकर एडजस्ट करवा सकते हैं, तो पेंशन के टैक्स की सूरत में भी आप एम्प्लॉयर को वो एविडेंस देकर एडजस्ट करवा सकते हैं। सेक्शन 151A गेन अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ सर्टेन डेबिट सिक्योरिटीज़, इसकी तफसील हम इसमें ज़रूरत आपसे शेयर करेंगे। सेक्शन 152 है जी पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, इसके अंदर जो है कि वो जो डिजिटल प्रेजेंस प्रोसीड टैक्स है तो वो उस लफ्ज़ को इसमें से ओमिट कर दिया गया है। जो SCRA अकाउंट्स हैं नॉन रेजिडेंट्स के, उनके अंदर एक नई तारीफ ऐड की गई है प्रोवाइज़ो के तहत और उसको ज़रा तब्दील अमेंड किया गया है। उसके बाद जो है जी सेक्शन 153, सेक्शन 153 के अंदर एक तो सब सेक्शन 2A ऐड किया गया है। ये शुरू हुआ है नॉट विथ स्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 जनरल विद होल्डिंग को डील करती है सेक्शन 153 के अंदर, तो ये जो प्रोविजन है ये उस पर ओवरराइड करेगी। यहाँ पे एवरी पेमेंट इंटरमीडिएट की तारीफ भी सेक्शन 153 में दी गई, इसको सेक्शन 2 में नहीं दिया गया। तो अगर मैं इजाज़त दें तो हम पहले इनकी तारीफ को, क्योंकि ये 2 वर्ड हैं, एक पेमेंट इंटरमीडिएट है और एक कोरियर है, इसको जो है ना सेक्शन 153 का जो 7 है उसके अंदर इन दोनों को ऐड किया गया है। कोरियर सर्विस जो फास्ट, सिक्योर और ऑफन ट्रैक ट्रांसपोर्टेशन हो, समाल फ्रेट के लिए हो, डोर टू डोर डिलीवरी के लिए हो, लॉजिस्टिक सर्विसेज इसमें शामिल हैं, राइड हेलिंग सर्विसेज शामिल हैं, फूड डिलीवरी शामिल है, ई कॉमर्स सर्विसेज शामिल हैं। तो वो कोरियर कंपनी जो कैश बेस पे ये सारी सर्विसेज देंगी तो वो कोरियर सर्विसेज कहलाएंगे। प्रेस्क्राइब पर्सन तारीफ उसकी यहाँ पे दी गई है। और पेमेंट इंटरमीडिएट में वो है कि जो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को आपस में पेमेंट सेटल करने का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगी, तो विदाउट उनके आपस में मिले वो सेलिंग बायर का भी और वो पेमेंट करने का, तो वो पेमेंट इंटरमीडिएट्स हैं जिनके ज़रिए सेलर बायर की आपस में पेमेंट ट्रांजैक्शन होगी ई कॉमर्स के बिज़नेस की सूरत में। तो वहाँ पे अब 53(1) के 2A में कहा गया कि एवरी पेमेंट इंटरमीडिएट जब वो पेमेंट करेगी तो वो उससे टैक्स विदहेल्ड करेगी जिसने उस पेमेंट इंटरमीडिएट से रकम वसूल करनी है, यानी कि सेलर की रकम में से ये रकम पेमेंट इंटरमीडिएट वसूल करके गवर्नमेंट को जमा करेगी। बायर तो वही रकम अदा करेगा जो रकम उसको इनवाइस पे मिलेगी, लेकिन उस इनवाइस के रकम से पेमेंट इंटरमीडिएट 153(2)A के तहत भी उसने टैक्स विद होल्डिंग करनी है। और सेल टैक्स एक्ट 1990 के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पे भी 11 शेड्यूल के तहत उसने रकम वसूल करनी है। ऐसे ही कोरियर सर्विस ने भी
जो कोरियर वाली बिज़नेस है उन्होंने भी जब पेमेंट करनी है तो वो उन्होंने मखसूस रकम, वो हम अब फर्स्ट शेड्यूल में पहुंचेंगे तो हम रेट भी आपको बताएंगे, तो उन्होंने वो टैक्स विद हेल्ड करके तो फिर वो पेमेंट अदा करनी है। और ये जो लोग होंगे इनका सेक्शन हम पीछे पढ़ आए हैं 6A के तहत ये फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी होगा, सेक्शन 6A और सेक्शन 8 को मिला के पढ़ने के साथ, तो उनका फाइनल डिस्चार्ज वो होगा। उसके बाद है जी एक अहम तरमीम आई है कि जो पहले पिछले साल तमाम मैन्युफैक्चरर्स जो कंपनीज थी उनको महदूद कर दिया गया था कि 80% से ज़्यादा रिड्यूस रेट सर्टिफिकेट नहीं ले सकती, यानी कि कम से कम उन्होंने 20% पे करना था या उनका विदहेल्ड होना था। तो लिस्टेड कंपनीज जो हैं वो इस दफ़ा इस शर्त से निकाल दिया गया, उनको 100% यानी कि ज़ीरो बेस एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट जैसे पहले मिलते थे वो मिलेंगे, मिल सकते हैं, और अभी हमने देखे हैं वो मिले भी हुए हैं लोगों को। सेक्शन जो 7 है जी प्रेस्क्राइब परसेंट, इसमें वो जिस तरह मैंने गुजारिश की कि यहाँ पे वो पेमेंट इंटरमीडिएट की तारीफ़ को ऐड किया गया है और कोरियर सर्विस की तारीफ़ को ऐड किया गया है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली। 159 सेक्शन है जी, इसमें एक प्रोवाइजर जो ये टैक्स क्रेडिट को करता है कि अगर आपका ज़ाती घर है 15 साल से आप उसमें राइश पजीर हैं, 116 वेल्थ स्टेटमेंट में आपका ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो फिर आप फ़रोख्त करते हुए कमिश्नर से 236C का एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं और एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट 15 साल में एक दफ़ा आप ले सकते हैं। सेक्शन 165C नया ऐड हुआ है, इसमें जो कोरियर सर्विसेज और पेमेंट इंटरमीडिएट्स हैं ये इस सेक्शन के तहत अपनी स्टेटमेंट और उसके जो पार्टिकुलर्स हैं उसके मुताबिक अपनी स्टेटमेंट फाइल करेंगी। 175AA सेक्शन ऐड हुआ है, एक्सचेंज ऑफ बैंकिंग एंड टैक्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हाई रिस्क पर्सनस। ये हर बंदे के लिए नहीं है, बोर्ड जहाँ पे समझेगा वहाँ पे वो अपना डाटा बैंक्स को शेयर करेगा और बैंक कंफर्म करेंगे कि बोर्ड का डाटा उनके सिस्टम उनके डाटा से मैच करता है कि नहीं करता। यानी कि पहले था कि बोर्ड उनसे मांग सकता है, अब बोर्ड मांगेगा नहीं, अपने पास मौजूद डाटा को वेरिफिकेशन के लिए उनके साथ शेयर करेगा और वो पाबंद होंगे कि बोर्ड को उसकी वेरिफिकेशन दें। नया सेक्शन ऐड हुआ है जी 176C पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर्स ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। तो जो है अब जिस तरह वहाँ पे 40B सेक्शन है सेल टैक्स एक्ट में, अब इस सेक्शन के तहत बोर्ड या चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स के तहत जो कारोबार हो रहे हैं उनको मॉनिटर करने के लिए उन सेल परचेज़ को, कारोबारी अफेयर्स को, मामला को, तो वो स्टाफ मुतय्यन कर सकते हैं। 181 सेक्शन है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो तमाम ऑनलाइन रजिस्टर्ड कारोबार करने वाले जो लोग हैं तो वो 181 के तहत रजिस्टर्ड होंगे। अगर एनटीएन होल्डर नहीं होंगे तो वो पेमेंट इंटरमीडिएट और कोरियर कंपनीज, कोरियर सर्विसेज उनके साथ अब कारोबार नहीं करेंगे। और जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो इसी में रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी गई है कि वो कोरियर कंपनीज और ऑनलाइन मार्केट प्लेस उनको कारोबार के लिए सहूलत मुहैया नहीं करेंगी। 182 के अंदर कुछ पेनल्टीज़ में तब्दीली आई है, हस्ब ज़रूरत आप दे सकते हैं। और इसी के अंदर 12B एक नई क्लास भी ऐड कर दी गई है, तो वो पेमेंट इंटरमीडिएट्स और अगर वो सारी वायलेशन करेंगी इस लॉ की तो उनके लिए पेनल्टी मुतय्यन की गई है। और 15A एक शेड्यूल में टेबल के अंदर क्लास ऐड की गई, ऑनलाइन कारोबार करने वाले रजिस्टर्ड लोग अगर रजिस्टर्ड नहीं होते पहले डिफ़ॉल्ट पर 5 लाख और फिर 10 लाख रुपये उन पर जुर्माना आयद किया गया है। सेक्शन 207 में तरमीम आई है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, इसमें जो ऑडिटर अपॉइंट किए जाएंगे सेक्शन 222 के अंदर उनको भी अथॉरिटी में शुमार किया गया है। सेक्शन 214 जो बोर्ड की पावर है कि वो इस ऑर्डिनेंस में दिए गए किसी भी टाइम लिमिटेशन को बढ़ा सकता है, तो उन्होंने कहा जी बोर्ड अब 2 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता, उससे ज़्यादा बढ़ाना है तो उसको कमेटी बनानी पड़ेगी जो फैसला करेगी। सेक्शन 216 डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इसमें कहा गया कि जो नए ऑडिटर हम अपॉइंट कर रहे हैं इनको जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो ये भी कवर्ड होगी कि लीगली हम उनको जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो उनसे शेयर करेंगे और कर सकेंगे। सेक्शन 218 सर्विस ऑफ नोटिस की बात करता है, पहले इस पे केस ला आए थे कि ये सर्विस ऑफ नोटिस जो है ऑनलाइन सर्विस, वहाँ पे वर्ड इंडिविजुअल यूज़ हुआ था तो ये कंपनीज़ के लिए वैलिड नहीं है, अब उसको वर्ड उन्होंने पर्सन से रिप्लेस कर दिया है ताकि वो कंपनीज AOP सब के लिए ये सर्विस ऑनलाइन सर्विस वैलिड हो जाए। सेक्शन 222 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, तो इसमें कहा गया कि जी बोर्ड 2000 के करीब 2000 तक ऑडिटर्स अपॉइंट कर सकता है। सेक्शन 226 है कंप्यूटेशन ऑफ लिमिट पीरियड, तो उसके अंदर जो है उन्होंने कहा है कि जी ADRC की सूरत में भी बोर्ड जो है वो जो लिमिटेशन पीरियड है चीज़ें उसको एनहांस एक्सटेंड कर सकता है।
तो ADRC के वाले से उसको कहा गया है। सेक्शन 231AB जो कैश विड्रॉल नॉन फाइलर के हवाले से 0.6 था उसको 0.8 किया गया। इस पे भी सोशल मीडिया पे एक बहुत तूफान उठा कि जी फाइलर से भी 0.3 लिया जाएगा कैश विड्रॉल पे, तो ऐसी कोई हकीकत नहीं है। जो अमेंडमेंट्स है वो यहाँ पे एक दफ़ा मुकम्मल हो जाती हैं। आगे अब रेट्स हैं और शेड्यूल की चेंजिंग है जिस पर हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 है जी, उसके अंदर जो सैलरी के रेट्स हैं वो चेंज किए गए हैं, आप हस्ब ज़रूरत देख लें। इसी के अंदर प्रोवाइज़ो ऐड करके एक पेंशन के लिए शेड्यूल ऐड किया गया है जो 5 करोड़ से 10 करोड़ 1 करोड़ से नीचे के लिए 0% और 1 करोड़ से ज़्यादा वालों के लिए 5%, जो पीछे हम डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। फिर डिवीजन 2B सुपर टैक्स के रेट ये भी चेंज किए गए हैं। इनको कुछ कैटेगरीज के लिए कोशारिया 5% करके कम किया गया है। हस्ब ज़रूरत आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। फिर इसके अंदर जो डिवीजन 3 है रेट ऑफ डिविडेंड टैक्स सेक्शन 5 के तहत जो है तो वो भी चेंज हुए हैं, आप देख सकते हैं। 7B के तहत जो प्रॉफिट एंड डेट डिवीजन 3A है इसके रेट भी चेंज हुए हैं। अगर आप बैंकिंग कंपनी से प्रॉफिट वसूल कर रहे हैं तो अब उसका रेट भी 20 हो गया विद होल्डिंग का, और 7B में भी 20 पे वो डील होगा। अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से वसूल कर रहे हैं मार्कअप तो उसका विद होल्डिंग रेट भी 151 के तहत 20 हो गया है और 7B में भी 20 हो गया। इनसे हटके अगर आपको कर रहे हैं जैसे पोस्ट ऑफिस हैं या ये जो हमारी सेविंग्स स्कीम्स हैं, नेशनल सेविंग सेंटर्स हैं सेविंग वाले, इनकी हद तक अभी विद होल्डिंग भी 15 होगा और वो 7B के अंदर भी 15% पे प्रॉफिट एंड डेट की इनकम के अगेंस्ट ट्रीट होंगे। सेक्शन 6A जो ई कॉमर्स और उसके हवाले से ऐड हुआ है तो उसके जो रेट हैं वो डिवीजन 4A नया ऐड करके तो ये 153 2A के तहत जो रेट्स हैं वो हम आगे पढ़ लेते हैं, और 152 सेक्शन नॉन रेजिडेंट के लिए भी जो रेट्स हैं वो पढ़ेंगे। तो वो रेट्स यहाँ पे आके इस डिवीजन के तहत 6A के लिए फाइनल हो जाएंगे। वो वही हैं कि अगर पेमेंट इंटरमीडियरी करेगा तो वो 1% विद होल्डिंग करेगा और कोरियर कंपनी के 2% विद होल्डिंग करेगी और वो यहाँ पे आके फाइनल हो जाएंगे। पार्ट 3 जो है उसका सेक्शन 150 जो डिविडेंड को डील करते हैं इसमें तब्दीलियाँ आई हैं। डिवीजन 1A प्रॉफिट एंड डेट ये मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है कि बैंक की सूरत में 20, गवर्नमेंट से लेने की सूरत में 20, लेकिन इन दोनों से हट के लेने की सूरत में 15% नेशनल सेविंग जो सेंटर्स हैं और जिस तरह पोस्ट ऑफिस वगैरह मार्कअप देते हैं तो वो 15, और यही वहाँ पे डील होगा 6A के लिए। गेन अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ सर्टेन डेबिट सिक्योरिटीज डिवीजन 3AA इसके अंदर भी जो है वो उसको 15% कर दिया गया रेट को। उसके बाद जो 152 सेक्शन है इसके अंदर जो सर्विसेज के रेट थे जहाँ पे 4% रेट था उनको 8 कर दिया गया है। इनकम टैक्स वालों के लिए वही रेट होगा 152 का, उसमें कुछ चेंज नहीं की गई। बाकी जो तमाम सर्विसेज हैं 152 के तहत उनका रेट 15% कर दिया गया, और स्पोर्ट्समैन अगर किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट 152 के तहत दी जा रही है तो उसके रेट को 10 से बढ़ा के 15 कर दिया गया। डिवीजन 3 जो 153 सेक्शन के विद होल्डिंग को डील करते हैं तो इसमें जितनी सर्विसेज थी जो 4% पे ऑलरेडी टैक्सेबल थी उनके रेट को बढ़ा के 6 किया गया है, लेकिन आईटी की जो सर्विसेज उनके रेट को नहीं बढ़ाया गया, वो 4% पे ही रहेंगी। बाकी जितनी सर्विसेज पहले इसमें कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट कंपनी नॉन कंपनी की तफरीक थी, अब तमाम सर्विसेज वो जो हैं वो जो 4 और आईटी के अलावा की बात कर रहा हूँ, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के रेट भी ज़्यादा गिवन है उनके अलावा बात कर रहा हूँ, तो वो सारी 15% पे अब डील होंगी। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे 1.5% रेट रहेगा। स्पोर्ट्समैन जो 153(1)(c) के तहत डील हो रहे थे उनका रेट 10 से 15% कर दिया गया है। और जो डिजिटल ऑनलाइन कारोबार है जो हम पीछे काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं उनके ऊपर पेमेंट इंटरमीडिएट की सूरत में 1% विद होल्डिंग होगी और कोरियर सर्विस की सूरत में 2% विद होल्डिंग होगी। डिवीजन 10 को पार्ट 4 के अंदर अमेंड किया गया है। 236C के रेट्स बढ़ा दिए गए हैं, वो आप हस्ब ज़रूरत देख सकते हैं। 236K के रेट डिवीजन 18 के अंदर कम कर दिए गए हैं, ऑलमोस्ट इनके टोटल बराबर कर दिए गए हैं। ख़रीदने वाले के लिए कम कर दिए गए हैं, बेचने वाले के लिए ज़्यादा कर दिए गए हैं। सेकेंड शेड्यूल के अंदर पेंशन से रिलेटेड सबसे पहली तरमीम है, तो इसकी क्लास 8 जो प्राइवेट पेंशन को डील करती थी और क्लास 9 की सब सीरियल 1 जो गवर्नमेंट पेंशन को डील करती थी ये ओमिट कर दी गई हैं, यानी कि ये टैक्सेबल हो गई हैं। और ये इसके ऊपर हम डिटेल में बात पहले सेक्शन 12 और सेक्शन 149 में कर रहे हैं, लेकिन यहीं पे अभी लिखा है कि सेक्शन जो इसका है ना शेड्यूल
सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 की क्लास 9 का 2 जो फैमिली पेंशन है वर्षा को मिलती है, वो सेकंड शेड्यूल में अभी भी उसको एग्जेम्पशन हासिल है। जो क्लास 57 है वो हमने 100C में एक देखा था कि एक टेबल 2 ख़त्म किया गया है। अब सेकंड शेड्यूल को इस तरह रीशफल किया गया कि जिन्होंने 100C के तहत वो अपनी एग्जेम्पशन साल ब साल लेनी है, यानी कि वहाँ पे टैक्स क्रेडिट लेना है, उनका टेबल लहदा कर दिया गया है। और अब ये जो इसकी सीरियल 4 है, क्लास 57 सेकंड शेड्यूल की सीरियल जो थी 4, उसके नीचे एक टेबल ऐड करके ये बहुत सारे जो हैं वो जो ऐसे एनपीओ एनजीओ से जिनके इनकम को टोटल एग्जेम्पशन देनी मकसूद थी, उनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। डिटेल आप देख सकते हैं, ये कम से कम कुछ 70-80 के करीब है, तो आप उनको वहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। एक क्लास ऐड की गई है जी नई 65B। इसमें कहा गया कि जो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए अगर कोई खिलाड़ी यानी कि वहाँ पे अच्छी कारकर्दगी दिखाता है और उसको सरकारी इनाम दिया जाए, तो उसको जो है उसकी इनकम पे उसकी कोई विद होल्डिंग पे उसमें एप्लीकेबल नहीं होगी। और ये 2025 से भी ये एप्लीकेबल है। और आपको याद ही है कि पिछले साल ओलंपिक्स का किसने जीता था पाकिस्तान के लिए इनाम, तो ये उनको शायद कवर करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए अमेंडमेंट दी गई है। उसके बाद क्लास 66, वो जो हमने पहले भी 100C के साथ भी बात की, दूसरा जो 100C की शरायत कहते हैं जिनकी आमदन आपकी है, तो इनकी ये यहाँ पे जो टेबल दिया गया है, इनकी आमदन को टैक्स क्रेडिट ज़रूर मिलेगा, लेकिन 100C की शरायत इनको अकॉर्डिंगली पूरा करनी पड़ेंगी, तो वो वहाँ पे इनको अकॉर्डिंगली डील किया जाएगा। उसके बाद एक नई क्लास 98AA ऐड की गई है। तो आईसीसी के जो नॉन रेजिडेंट ऑफिशियल थे, उनको जो आईसीसी चैम्पियनशिप पाकिस्तान में हुई थी 2025 के अंदर, उनकी इनकम के हद तक उनको एग्जम्पशन दी गई है। क्लास 126E जो जोन एंटरप्राइजेस को डील करती है, पहले वो था कि वहाँ पे उनकी एक मुद्दत थी, अगर मैं ज़ुबानी याद करूँ 10 साल, तो उसकी लिमिट नहीं थी कि अगर आपने वो लिमिट ख़त्म होने से एक दिन पहले भी वो आपने जोन एंटरप्राइजेस का स्टेटस लिया तो 10 साल आगे आपको मिलना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये जून 2035 तक ये क्लास एप्लीकेबल रहेगी, चाहे आपकी मुद्दत पहले मुकम्मल हो जाए या ओवरऑल स्कीम की मुद्दत पहले मुकम्मल हो जाए। और यही क्लास 126EA के अंदर वही जोन एंटरप्राइजेस के जो डेवलपर बिल्डर हैं, उनके लिए भी उनको 2035 तक उनके अब टाइम पीरियड को महदूद कर दिया गया है टैक्स एग्जेम्पशन के हवाले से। ट्राइबल एरिया के हवाले से 145 से क्लास थी कि उनको टैक्स एग्जेम्पशन थी, उसको एक साल मज़ीद बढ़ा दिया गया 2026 तक। 151 नई एक क्लास ऐड हुई है। तो जो नए सैनमा बनेंगे उनकी इनकम को 2030 तक, जून 30 तक उनकी इनकम को वो जो है इस्तिस्ना दिया गया। कुछ क्लासेस ओमिट हुई हैं, वो चीनी से मुतल्लिक थी, गंदम से मुतल्लिक थी, उनके जो पिछले 2-3 साल 4 साल पहले उनको एग्जेम्पशन मिली थी, जिस तरह कल परसों चीनी की इंपोर्ट पर दोबारा एग्जेम्पशन मिली है, तो वो अब चूँकि ख़त्म हो चुके थे, साल गुजर चुके थे, वो उन्होंने मिट किए। NLC जो हुकूमत का अदारा है, उस पर कहा गया कि इनके ऊपर 153 और 236A का जो टैक्स है वो 3% होगा और ये मिनिमम होगा। एक इम्पॉर्टेंट चेंज, ये भी एक शोर था, वो है टीचर्स के टैक्स रिबेट के हवाले से। तो यहाँ पे क्लास 3A ऐड की गई है। उसमें उन्होंने पहली तो बात ध्यान में रखे कि इसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट के टीचर्स की बात है, इसके अंदर जो है अमूमी टीचर्स की बात नहीं है। मेडिकल प्रोफेशन के टीचर्स को वैसे एक्सक्लूसिवली निकाल दिया गया। एनजीओज एनपीओज की बात की गई और उसके अंदर कहा गया कि जनाब ये हम देंगे 2022 से लागू करेंगे और 2025 में ये एग्जाम्पशन ख़त्म भी हो जाएगी। यानी कि ऐड अब किया गया है, लेकिन 2025 में ये एग्जाम्पशन जो है रिड्यूस रेट है, ये ख़त्म भी हो जाएगा। तो क्लास ऐड करके इसको टैक्स 2025 के साथ इसकी एंड डेट भी दे दी गई। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन अभी भी बाकी है, क्योंकि अगर आप पार्ट 2 और उसकी 111 यानी कि सेकेंड शेड्यूल की पार्ट 2 के अंदर क्लास 111 उसके साथ सब क्लास 2 को देखें, तो वहाँ पे यही वाली अमेंडमेंट है, ये डिट्टो कापी, सिर्फ 25 का जिक्र नहीं है, ये ऑलरेडी अवेलेबल है। यानी कि यहाँ पे 3A में ऐड करके टीचर्स रिबेट के ऊपर इसको 2025 तक महदूद करके इसका इफेक्ट भी ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जो सेकंड शेड्यूल के पार्ट 3 की क्लास 2 के अंदर जो ऑलरेडी अमेंडमेंट मौजूद है,
उसके हवाले से कोई तरमीम नहीं आई, वो ऑलरेडी इंटेक्ट है। तो हमें समझ नहीं आई कि इसका पर्पज़ क्या है और उसका पर्पज़ क्या है। मासवाई अगर आप इसको पढ़ेंगे भी तो इसमें कोई आपको मटेरियल फ़र्क कम से कम मुझे नहीं मिल सका, तो आप देखिएगा इसको। और जी उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो 15 साल से पुराना घर आप फ़रोख्त करेंगे, वो जिस हमने कहा कि आप वो 159 का तो उसकी वो कमिश्नर से एग्जामिशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं, तो जो गेन हासिल होगा उस पर 4C भी नहीं लगेगा। पहले यह था कि 4 साल की बजाय 4 साल में अगर आपका एक दफ़ा भी ऑडिट हुआ है तो आपका दोबारा इनकम टैक्स अफेयर्स का ऑडिट नहीं होगा। अब ये मुद्दत कम करके 3 साल कर दी गई है, लेकिन एक तरमीम ये आई है कि पहले था कि ऑडिट हुआ हो, ऑडिट मीन के कम से कम 122 का ऑर्डर पास हुआ हो। अब उन्होंने कहा अगर आपको 1 साल के लिए ऑडिट के लिए सिलेक्ट कर लिया गया, चाहे वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, तो बाकी 3 साल आपको बोर्ड की अप्रूवल के बगैर वो नहीं कर सकते। ट्राइबल एरिया वाली जो थी तरमीम, उसको 1 साल उन्होंने बढ़ा दिया है। 7 शेड्यूल के अंदर तरमीम आई हैं, वो आप हस्बे ज़रूरत देख सकते हैं। उसके बाद 10th शेड्यूल जो नॉन फाइलर के रेट को डिस्कस करता है, इसमें 236K नॉन फाइलर के, 236C नॉन फाइलर के, 236C लेट फाइलर के, 236K लेट फाइलर के रेट चेंज हुए हैं, जो आप ज़रूर देखें। टैक्स कार्ड भी आपके पास मौजूद हैं, लेकिन बेहतर है कि किताब से आप देखा करें तो। लेकिन ये चेंज हुए और आपको वहाँ उसके अकॉर्डिंग एडवाइस करना चाहिए। और उसके बाद जो है जी 15 शेड्यूल, ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर आए हुए हैं। वो 70 लाख से ज़्यादा गाड़ी नॉन एलिजिबल पर्सन ही ले सकता, 10 करोड़ से बड़ी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, 10 करोड़ से बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, कैश विड्रॉल वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन उस दिन उस तारीख से जब बोर्ड ये नोटिफाई करेगा। ये मुख्तसर सी तरामीम हैं जो फिनांस एक्ट 2025 के ज़रिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में आई हैं। इसके हवाले से आप कोई क्वेरी फर्दर जानना चाहें तो मेरा नंबर है 030042811343। व्हाट्सएप पे सिर्फ वॉइस नोट करके आप मुझसे ज़रूर जानिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको जो हतुल इम्कान है हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।